Okay, buzzwords of Java, and we have discussed that Java is simple, it is object oriented, as well as it is Simple, secure, object-oriented, robust. robust. Yes, the feature or the buzzword which we were discussing in the last session was robust. So let us revise it. Can anybody tell me why Java is robust, or how Java is robust? Can anybody tell me? Yes. Who will answer? Hello. Am Yeah, I? because it is use the garbage collection. So when we are use that, so you don't have to use any malloc or calloc function. Uh, it will automatically generate the memory, and it will automatically delete the memory with the use of the garbage collection. Yes. See, I have told you in this previous session that for any program to be fail, और किसी भी प्रोग्राम के फेल जाने के जो दो मुख्य कारण है वो है मिस हैंडल्ड एक्सेप्शंस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। ये दो ऐसे कारण हैं कि जो प्रोग्राम को ज़्यादातर फेल कर सकते हैं। ये ऐसे मुख्य परिबळ है कि जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान उसका एग्जीक्यूशन में खलेल पहुंचा सकते हैं। तो इन दोनों ही चीज़ों को जावा में बहुत ही अच्छी तरह से एड्रेस किया गया और ऐसे मैकेनिज़म्स जावा में रखे गए कि जिसकी वजह से इन दोनों को ठीक किया गया। ओके, और वो था एक एक्सेप्शन के बारे में बात करें हम तो एक्सेप्शन के लिए तो क्या है कि भाई एज ए डेवलपर आप पहले से सोच लो कि भाई आपके कोड में कौन कौन से रन टाइम एरर्स जनरेट हो सकते हैं और उसके मुताबिक आप जावा का जो एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज़्म है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो भी पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, उसको अच्छी तरह से अगर आप जानते हो तो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो क्या होगा कि आपका प्रोग्राम जब रन हो रहा है और रन टाइम उसमें अगर एरर आती है तो उस एरर को या तो आप ठीक कर सकते हो या क्लाइंट को उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि उस एरर को हैंडल करके आप अपने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आगे बढ़ा सकते हो। ये जावा में एक मैकेनिज़्म रखा गया जिसको एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज़्म कहते हैं। और जो दूसरी चीज़ है मेमोरी मैनेजमेंट की, तो उसमें क्या है कि देखो पुरानी लैंग्वेजेस या जावा के पहले जो लैंग्वेजेस आई थी उसमें क्या था कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेवलपर और द प्रोग्रामर टू request for the or to demand for the memory at runtime. It is okay, but once memory is given or allocated, once the work of the memory is over, usage of that particular memory block is over, it is the prime responsibility of the developer or the programmer to free that memory area. डेवलपर को मतलब कि मेमोरी को रन टाइम मांगते हैं, उसके बाद जैसे ही उस मेमोरी का कार्य ख़त्म हो गया है तो डेवलपर को खुद को वो मेमोरी फ्री करनी पड़ती थी। जावा में वो नहीं करना पड़ता है। जावा में इसके लिए भी मैकेनिज़्म रखा हुआ है, वो है गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन सोच लो कि वो एक छोटा सा प्रोग्राम ही है जावा का कि जो अपने आप रन होता है। जब आपका प्रोग्राम रन होता है तो उसी के साथ ये प्रोग्राम भी अपना एग्जीक्यूशन शुरू कर देता है और ये कंटिन्यूसली चेक करता है आपके प्रोग्राम को कि क्या इसमें कोई भी मेमोरी ऐसी है कि जो आगे जाके उपयोग में नहीं है। ऐसे मेमोरी लोकेशंस को वो कलेक्ट कर लेता है, मतलब कि फ्री कर लेता है। तो जिससे वो मेमोरी की जो क्लाइंट के डिवाइस की है, क्लाइंट के मशीन पे जो रैम है उसकी वो मेमोरी है, फ्री होने से क्या होगा कि क्लाइंट के मशीन में क्लाइंट के प्रोग्राम में किसी और प्रोग्राम को भी उसकी आवश्यकता है तो उसको दी जा सकती है। तो ये एक अच्छा मैकेनिज़्म जावा में रखा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
नेक्स्ट बज़वर्ड की। आई होप दैट माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? Yes, sir. Visual. Yes, sir, it's visible. ओके ओके। तो ये जो नेक्स्ट बज़वर्ड है वो है सिक्योर। जावा इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरमेंट्स। टुवर्ड दैट एंड अ लॉट ऑफ एम्फेसाइज हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन सिक्योरिटी। अब देखो उद्देश्य जो है जावा के प्रोग्राम का वो क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना जिसको हम इंटरनेट के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और क्लाइंट के पीसी में वो रन होगा, अलग अलग पीसी में अलग अलग प्लेटफॉर्म में रन हो सके, ऐसा प्रोग्राम बनाना। तो जब ऐसा प्रोग्राम बनाने की बात आती है, या तो फिर क्लाइंट के नज़रिए से हम सोचें कि कोई भी ऐसा पर्सन की जो इंटरनेट से प्रोग्राम को डाउनलोड करेगा और अपने पीसी में रन करेगा, तो उसको हमेशा ये डर रहेगा कि क्या इसमें कोई ऐसा कोड तो नहीं होगा कि जो मेरे पीसी को नुकसान पहुंचाएगा। इन अदर वर्ड्स कुछ वायरस जैसा तो कुछ नहीं होगा कि जो हार्म करेगा मेरे पीसी को। तो यहाँ पे जावा में उसका भी एक मैकेनिज्म रखा गया, मतलब कि ये सोच के ही जावा को डेवलप किया गया। जावा इनेबल्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ वायरस फ्री टेम्पर फ्री सिस्टम्स, मतलब कि जावा में वायरस जैसे प्रोग्राम्स बनने के चांसेस बहुत ही कम है। इसलिए कोई भी क्लाइंट, कोई भी पर्सन बिंदास, मतलब कि बिना डरे अपने प्रोग्राम को, हमारे प्रोग्राम को, मतलब कि जो जावा में हमने डेवलप किया है उसको डाउनलोड करके रन करवा सकता है, क्योंकि वो प्रोग्राम क्लाइंट के पीसी में कोई डैमेज या नुकसान नहीं करेगा। एक्चुअली व्हेन जावा प्रोग्राम रन इट इज़ टोटली इन कंट्रोल ऑफ JVM। देखो शुरू में बताया है कि जावा का प्रोग्राम रन करने के लिए JVM होता है, मतलब आपने अपना प्रोग्राम डेवलप किया जावा में, आप सर्वर पे रखते हो। अब कोई भी क्लाइंट कहीं से भी, दुनिया में कहीं से भी कोई भी क्लाइंट अपने पीसी के ज़रिए वो प्रोग्राम को डाउनलोड करके अपने पीसी में अगर रन करता है, तो क्लाइंट के पीसी में आपका जावा का प्रोग्राम रन होगा, लेकिन उस प्रोग्राम को क्लाइंट के पीसी में जो JVM होगा वो रन करेगा, और तब वो प्रोग्राम पूरा कंट्रोल में होगा JVM के। JVM उसको, मान लो एक बबल है, उसके बाहर की चीज़ों को एक्सेस करने देगा ही नहीं, मतलब कि क्लाइंट के पीसी के जो रिसोर्सेज है उनको एक्सीडेंटली भी वो प्रोग्राम एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो देखो ऐसा नहीं कर पाता है तो ये अब नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। एक्चुअली वायरस जो है वो एक ऐसा ही एक प्रोग्राम है कि जो जिस पीसी में रन होता है उस पीसी के जो रिसोर्सेज है उनको डिस्टर्ब कर देता है, अननेसेसरी उनको जकड़ के रखता है, अपने पास रखता है, उनका जो वर्किंग है नॉर्मल उसमें डिस्टर्बेंस करता है। तो इस तरह के प्रोग्राम को हम वायरस कहते हैं कि जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन है, नॉर्मल वर्किंग है सिस्टम का, वो बिगाड़ देता है। इट रन्स इन इट सैंडबॉक्स वेयर इट कैन नॉट इम्पैक्ट होस्ट एनवायरनमेंट। होस्ट एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ कि जिस पीसी में, क्लाइंट के पीसी में वो रन होता है उसको हम होस्ट पीसी कहते हैं, वहाँ पे वो कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। यूजर्स ऑफ जावा प्रोग्राम कैन एश्योर दैट नथिंग बैड कैन हैपन बिकॉज Java code, no matter where it came from, it was incapable of escaping from the sandbox। कहीं से भी डाउनलोड किया है जावा के प्रोग्राम को, कहीं से भी, लेकिन क्लाइंट के पीसी में वो प्रोग्राम आने के बाद रन करते वक्त वो अपना जो बबल है, मैंने जो बताया आपको, JVM का जो पूरा उसका कंट्रोल है, उसके बाहर वो नहीं जा पाएगा। उसको यहाँ पे सैंडबॉक्स कहा है, मतलब कि एक बबल, एक बॉक्स जिसके अंदर जो चीज़ें है उसी को आपका प्रोग्राम, मतलब कि जावा का प्रोग्राम यूज़ कर पाएगा और कुछ नहीं। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, इस चीज़ की भी हमने बहुत बार बात कर ली है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, या फिर उसका जो मेन इंटेंशन था, राइट वंस रन एनीवेयर। The main task of the developers of Java was to develop a language which can be used to write a program which can run on a variety of platforms without recompiling it। तो ये जो यहाँ पे बात लिखी है उसका मतलब जावा के डेवलपर्स का जो मुख्य इंटेंशन था वो एक ऐसी लैंग्वेज बनाना कि जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो। एक बार लिखने के बाद उसे बिना कंपाइल किए किसी भी पीसी में जाके रन किया जा सकता है। The developers of the Java have designed bytecodes which are highly optimized set of instructions
to be executed by the Java runtime specification which is known as JVM. तो जावा के डेवलपर्स ने क्या किया, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि उन्होंने बाइट कोड्स की रचना की, बाइट कोड्स डेवलप किए। बाइट कोड्स है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं है और मशीन कोड भी नहीं है, दोनों के बीच का कोड है, इंटरमीडिएट कोड जिसे हम कह सकते हैं। तो जावा का प्रोग्राम जब कंपाइल होता है तो वो कन्वर्ट होता है बाइट कोड्स में, कि जिनको रन किया जा सकता है JVM के द्वारा। टू एग्जीक्यूट अ जावा प्रोग्राम ऑन एनी प्लेटफॉर्म इट ओनली रिक्वायर्स अ JVM फॉर दैट पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको अगर जावा का प्रोग्राम किसी भी पीसी में रन करना है तो कर सकते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो चाहे, लेकिन केवल एक ही चीज़ वहाँ पे रिक्वायर्ड है और वो है JVM। JVM ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार उसका वर्जन अलग अलग होता है, JVM के वर्जन्स अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन दी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जिस पीसी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अनुरूप अगर JVM अवेलेबल है तो जावा का कोई भी प्रोग्राम वहाँ पे हम रन करवा सकते हैं। JVM has the option of translating the most frequently executed bytecode sequences into machine code, a process that is called just-in-time compilation। अब देखो JVM मैंने बताया था आपको कि वो है एक इंटरप्रेटर का कार्य क्या है कि भाई किसी भी एक लैंग्वेज में जो कोड है उसको कन्वर्ट करना मशीन कोड में लाइन बाय लाइन, और उसको कन्वर्ट करने के बाद एग्जीक्यूट भी करना। तो ये JVM का काम है। एक्चुअली हम जावा के प्रोग्राम को जब कंपाइल करते हैं तो उसकी एक क्लास फाइल जनरेट होती है जिसको बाइट कोड फाइल भी कहा जा सकता है। उस फाइल को रन करवाता है JVM। वो JVM के अंदर ये बाइट कोड्स को कन्वर्ट करने के लिए, मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए एक छोटा सा कंपाइलर होता है जिसको जस्ट इन टाइम कंपाइलर कहते हैं। और वो जस्ट इन टाइम कंपाइलर जो है वो पूरे कोड को एक साथ कंपाइल नहीं करेगा, वो जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतने ही कोड को वो कन्वर्ट करता जाएगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा उसको JVM। तो इस प्रोसेस को कहते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। दिस फीचर गिव्स प्रोग्रामर्स द पावर ऑफ राइट वंस रन एनीवेयर। एक बार लिखो, फिर मतलब एक बार प्रोग्राम को डेवलप करके रख दो, फिर उसको कहीं भी कभी भी एग्जीक्यूट करवा सकते हो, मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कहीं भी मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको रन करवा सकते हो। तो ये जो मैकेनिज्म है जावा में उसको हम क्या कहेंगे, आर्किटेक्चर न्यूट्रल। पोर्टेबल, जावा वॉज डिज़ाइन टू बी पोर्टेबल। अब देखो अलग अलग जगह पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट के बगैर भी रन होना चाहिए, तो ये भी एक उसका फीचर है जावा का कि ये पोर्टेबल है। It should run in less space with no requirement of much resources. Moreover, in Java there is no implementation dependent aspect of specification. ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इतना ये ज़रूरी है, ये चीज़ तो होनी चाहिए, ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट जावा की नहीं है। That is, for example, an integer in Java always occupies 4 bytes, whereas in C and C++ it may occupy 4 बाइट्स डिपेंडिंग ऑन कंपाइलर और वेंडर। अब देखो जावा में जो स्पेसिफिकेशन है वो भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब कि देखो यहाँ पे एग्जांपल में मैंने लिखा है कि अगर हम इंटीजर की बात करें, इंटीजर वेरिएबल की, तो जावा का प्रोग्राम आप कहीं भी रन करवाओ, कहीं भी डेवलप करो, अगर आपने उसमें इंटीजर यूज़ किया है तो वो हमेशा 4 बाइट ही ऑक्यूपाई करेगा, वेदर वॉट एवर ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर यूजिंग। बट हम C या C++ की बात करें तो आपने भी आपकी टेक्स्ट बुक में जो C और C++ की टेक्स्ट बुक आपके पास होगी ड्यूरिंग योर BCA, आपने एक टेबल देखा होगा जिसमें डेटा टाइप्स आपको बताए गए होते हैं। अब डेटा टाइप्स में जहाँ पे इंटीजर लिखा होता है उसमें मेमोरी रिक्वायरमेंट का एक कॉलम होता है, उसमें लिखा होगा 2 और 4 बाइट्स। इट डिपेंड्स ऑन दी आर्किटेक्चर और दी प्लेटफॉर्म। तो कहने का मतलब कि देखो C में ऐसा था, C++ में कि भाई इंटीजर है, कहीं पे 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करता था, कहीं पे 4 बाइट्स, लेकिन जावा में ऐसा नहीं है, हर जगह पे सेम है उसका स्पेसिफिकेशन। इंटरप्रेटेड, तो पहले कंपाइल तो होती ही है, अपना कोड जो है वो पहले कंपाइल तो होता ही है, तो कंपाइलेशन के दौरान भी कुछ एरर्स, मतलब कि सिंथेटिकली कुछ हमारी गलती है तो वहाँ पे देखा जाएगा और हमें उसको सुधारने का मौका दिया जाएगा। अब वापस उस कंपाइल्ड फाइल को रन करने के लिए इंटरप्रेटर है, तो इंटरप्रेटर भी कन्वर्ट करने से पहले तो एक बार कोड को
चेक तो करेगा ही, तो 2 बार यहाँ पे चेक होता है। द इंटरमीडिएट फाइल ऑफ जावा प्रोग्राम दैट इज क्लास फाइल is interpreted by JVM, which is interpreter of Java. An interpreter read the class file line by line, checks it, convert it to machine code and execute it. तो जावा में ये इंटरप्रीटर भी है, मतलब कि कंपाइल हुए बाइट कोड्स को रन करने के लिए जावा में JVM की जो इंटरप्रीटर है बाइट कोड का। हाई परफॉर्मेंस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, the performance of interpreted bytecodes is usually more than adequate. These bytecodes can be translated on the fly into machine code for the particular CPU the application is running on. तो बाइट कोड्स जो डेवलप करके रखे हैं जावा के डेवलपर्स ने, वो एक ऐसा कोड है जिसको ऑन दी फ्लाई मतलब डायनेमिकली कन्वर्ट किया जा सकता है मशीन कोड में, और बहुत ही कम चांसेस वहाँ पे रहते हैं एरर के, और वो इजीली रन होता है इंटरप्रीटर जो है जावा का उसके द्वारा। Any programming language has either an interpreter or a compiler, but Java has both these things. तो जैसा कि मैंने बताया कि दोनों चीज़ है यहाँ पे, तो 2 बार आपका कोड चेक होगा, एक रन होने से पहले और एक रन होते वक्त भी। तो ये एक अच्छी बात रहती है, प्रोग्राम ज़्यादा पावरफुल बनता है, उसमें गलती होने के चांसेस या एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। First, the source code of Java is compiled to generate a bytecode file, okay? Then the bytecode file is interpreted by the JVM. Although the truth that the interpreters are slower than the compilers, the JVM is designed for the bytecode which are highly optimized code of Java. अब देखो एक यहाँ पे और चीज़ भी हमारे दिमाग में आ सकती है कि हमने कहीं पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस पढ़ा था, मतलब आपने ड्यूरिंग योर दिस लास्ट फ्यू ईयर्स आपने कहीं पे पढ़ा होगा कि भाई इंटरप्रेटर जो है वो कंपाइलर के मुकाबले थोड़ा स्लो है, क्योंकि हर बार उसको ट्रांसलेशन करना पड़ता है। लेकिन वो जो स्लोनेस है उसकी, वो किस संदर्भ में बात हुई थी कि इंटरप्रेटर अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे कोड को कन्वर्ट करता है, तो समझ में आ रहा है, इंटरप्रेटर अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो लिखा है कोड, सोर्स कोड जिसे हम कहते हैं, उसको अगर कन्वर्ट करता है, या वी कैन से दैट इट विल टेक टाइम। बट यहाँ पे जो इंटरप्रेटर है वो सोर्स कोड को तो ट्रांसलेट नहीं करता है, वो ट्रांसलेट करता है इंटरमीडिएट कोड को। तो जितनी देर उसको सोर्स कोड को कन्वर्ट करने में लगती है, उससे बहुत ही कम समय यहाँ पे लगता है। तो जावा के संदर्भ में जावा में इंटरप्रेटर इतना स्लो नहीं है, जो हमने पढ़ा हुआ है कि भाई इंटरप्रेटर कंपाइलर के मुकाबले स्लो है। एडिशनली, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ ए कंपाइलर एंड एन इंटरप्रेटर, द कोड इज चेक्ड ट्वाइस। यस, मैंने आपको बताया कि 2 बार आपका कोड चेक होता है। सो द परफॉर्मेंस इज रियली हाई। तो इससे क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम का परफॉर्मेंस हाई रहता है। तो ये भी एक बज़वर्ड या हम कहें फीचर जावा का, कि जो प्रोग्राम बनता है वो हाई परफॉर्मेंस रहता है उसका। मल्टी थ्रेडेड, ये भी एक अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग बज़वर्ड या फीचर है जावा का, मल्टी थ्रेडिंग। इससे क्या होगा कि जनरली हम जब प्रोग्राम लिखते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, तो हो सकता है कि उसमें हमने बहुत सारा कोड लिख के रखा है। अब एक समय पे तो हमारा एक ही कोड रन होगा। एक्चुअली आवर प्रोग्राम इज़ अ प्रोसेस फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के नज़रिए से अगर हम देखें तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एक प्रोसेस है। तो सपोज़ कि आपने अपने प्रोग्राम में 2 फॉर लूप्स लिखी है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो जनरल सिनेरियो में क्या होगा कि जब आपका प्रोग्राम रन होगा तो पहले फर्स्ट फॉर लूप रन होगी और उसके बाद सेकंड फॉर लूप रन होगी। लेकिन अगर हम कुछ केस ऐसे भी होंगे कि जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा कोड, मतलब कि ये दोनों फॉर लूप एक साथ रन हो, तो नॉर्मल सिनेरियो में, मतलब कि C++ की बात करें तो उसमें तो ये पॉसिबल नहीं है। जावा में ये पॉसिबल बनाया है। जावा में हमें थ्रेडिंग का मैकेनिज्म दिया है, मल्टी थ्रेडिंग का। जावा सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडिंग। इसमें क्या कर सकते हैं हम कि ये जो मैंने आपको यहाँ पे सिचुएशन बताई कि भाई 2 फॉर लूप है मेरे प्रोग्राम में और मुझे दोनों को एक साथ रन करवाना है, तो वो हम जावा में कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो प्रोग्राम तो एक ही रहेगा,
लेकिन आपको अपने प्रोग्राम के अंदर 2 थ्रेड्स बनाने हैं, 2 थ्रेड्स। पहले थ्रेड में पहली फॉर लूप, दूसरे थ्रेड में दूसरा कोड, मतलब दूसरी फॉर लूप इस केस में। फिर मतलब कि इससे ज़्यादा भी कर सकते हो आप। मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको 2 का बताया है, लेकिन 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। मल्टी का मतलब क्या? मल्टीपल थ्रेड्स। हम चाहे उतने थ्रेड्स बना के उन सबको एक साथ रन करवा सकते हैं। ये सभी थ्रेड्स पैरेलली रन होंगे, और जो हमारा प्रोग्राम है वो खुद भी एक थ्रेड होता है, वो खुद भी बाय डिफ़ॉल्ट एक थ्रेड होता है जिसको हम मेन थ्रेड कहते हैं। तो वो मेन थ्रेड के अंदर से, मतलब कि हम जो थ्रेड्स बनाते हैं, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, वो सभी चाइल्ड थ्रेड्स बनेंगे। ये सभी चाइल्ड थ्रेड्स पेरेंट थ्रेड के सानिध्य में रन होंगे। उसको जो जगह मिली है प्रोग्राम को, जिस मतलब कि मेन थ्रेड को जो जगह मिली है मेन मेमोरी में, जो रिसोर्सेज मिले हैं, उन सबको ये थ्रेड्स शेयर करेंगे। तो ये एक एडवांटेज रहता है कि आपको अलग से प्रोग्राम बना के नहीं रखना पड़ेगा। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको थ्रेडिंग का भी एडवांटेज पता होगा कि अलग प्रोग्राम बनाने के बजाय आप अगर अलग थ्रेड बनाते हो एक ही प्रोग्राम के अंदर, तो उसका एडवांटेज ये मिलता है कि वो थ्रेड अपने पेरेंट प्रोसेस की सभी चीज़ों को यूज़ कर सकता है। अदरवाइज अगर हम अलग प्रोग्राम बनाएंगे, अगर सपोज़ कि हम अलग से प्रोग्राम बना के हमें 2 चीज़ों को एक साथ करवाना है, तो दोनों के लिए अलग अलग प्रोग्राम बना के रन करवाएंगे तो भी हो सकता है। लेकिन अलग प्रोग्राम बनाएंगे तो क्या होगा कि उसको अलग से मेमोरी देनी पड़ेगी दूसरे प्रोग्राम को, क्योंकि ये 2 प्रोग्राम बनते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो 2 प्रोसेस है, और दोनों ही प्रोसेस को मेन मेमोरी में अलग अलग जगह देनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे रिसोर्सेज के लिए फ़ाइट हो सकती है, मेमोरी के लिए वेटिंग करना पड़ सकता है, और देखा जाए तो इट विल इम्पैक्ट ऑन दी क्लाइंट्स मशीन। हो सकता है ना कि क्लाइंट के मशीन में फ्री मेमोरी कम है, तो उस पे ये असर कर सकता है। तो ये मल्टी थ्रेडेड जो फीचर है जावा का, ये बहुत ही उपयोगी है जब हमें एक से ज़्यादा टास्क करवाने हैं एक ही समय में, तो ये हम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है। अ थ्रेड इज़ ए स्मॉल, थ्रेड की जो डेफिनेशन है वो हम इस तरह से दे सकते हैं, इट इज़ ए स्मॉल प्रोग्राम और ए स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। देखो मैंने आपको बताया कि फॉर लूप को हम थ्रेड बना सकते हैं, मतलब कि एक थ्रेड बना के उसके अंदर फॉर लूप रख सकते हैं। तो वो जो फॉर लूप वाला जो कोड है वो आपके पूरे प्रोग्राम का एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा पार्ट है कि जो थ्रेड बनने जा रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है, इट मे बी आइदर अ प्रोग्राम और अ स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम विच कैन रन इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। अब देखो अदर पार्ट्स का मतलब अदर थ्रेड्स। अब एक ही प्रोग्राम में आप जितने थ्रेड्स चाहो बना सकते हो, ये सभी थ्रेड्स एक दूसरे से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इंटरेक्शन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन हो सकता है इनके बीच में अगर हम चाहे तो, लेकिन है स्वतंत्र, इंडिपेंडेंटली रन होंगे एक ही प्रोसेस की मेमोरी में। मल्टी थ्रेडिंग इज एन एनवायरमेंट in which different parts of the same program can run independently. For example, a graphical user interface is waiting for user input and a message is scrolling on the top of the screen at the same time. Also an ad is displayed. तो देखो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया, सपोज कि आपने एक पेज बनाया है, उस पेज में आप कहीं पे क्लाइंट से इनपुट के लिए वेट कर रहे हो, तो वो इनपुट लेने का जो कोड है आपका वो एक थ्रेड में आपने लिख दिया, क्योंकि इनपुट का जो कोड होता है वो कैसा होता है, ब्लॉकिंग होता है। इनपुट लेने के लिए जो हमने कोड लिखा है वो ब्लॉकिंग होता है। कहने का मतलब कि जब तक इनपुट प्राप्त नहीं होगा तब तक वो कोड आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे कि सी लैंग्वेज में आप स्कैनएफ लिखते हो, तो स्कैनएफ लिखने से क्या होगा कि वो एग्जीक्यूशन को ब्लॉक कर देगा। जब तक इनपुट क्लाइंट नहीं देगा तब तक कोड आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे इनपुट का कोड, इनपुट लेने का कोड एक थ्रेड में, दूसरे थ्रेड में आपने कोई ऐसा कोड लिखा है जिसमें आप कोई एडवर्टाइज को स्क्रॉल करवा रहे हो टॉप पे, तो ये दोनों ही चीज़ एक साथ करवा सकते हैं यूजिंग दिस मैकेनिज्म विच इज़ मल्टी थ्रेडिंग। डायनेमिक, अब देखो हमने एप्लेट्स के बारे में बात की थी कि एप्लेट जावा का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको इंटरनेट के ज़रिए हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अलग अलग जगहों पे जाके वो रन करवा सकते हैं। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो एप्लेट्स है वो जावा का एक्टिव प्रोग्राम है। एक्टिव प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ, एप्लेट जो है हमारा वो होगा सर्वर पे, और जब क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी
तो वो एप्लेट का पूरा प्रोग्राम ही वहाँ पे जाएगा, कोड वहाँ पे जाएगा, बाइट कोड वाला कोड, और फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा क्लाइंट के मशीन में। ओके, तो इस तरह का जो कोड होता है, इस तरह का जो प्रोग्राम होता है उसको कहते हैं एक्टिव प्रोग्राम। दूसरे किस्म का भी प्रोग्राम होता है जिसको कहते हैं पैसिव प्रोग्राम। पैसिव प्रोग्राम में क्या होता है कि प्रोग्राम सर्वर पे होता है और वहीं पे रन होता है। रन होने के बाद उसका जो आउटपुट होता है प्रोग्राम का, वो क्लाइंट को, मतलब कि उस मशीन को भेजा जाता है। तो एप्लेट जो है वो एक्टिव प्रोग्राम्स है, तो वो क्लाइंट के मशीन पे ही रन होंगे, तो वो क्लाइंट से इंटरेक्ट भी कर पाएंगे और क्लाइंट के इंटरेक्शन के अनुसार उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, मतलब कि उसका रिस्पॉन्स भी क्लाइंट को दिया जा सकता है। तो वो डायनेमिक है, ऑन द फ्लाई वो क्लाइंट को रिस्पॉन्स दे रहा है, दैट इज इट इज डायनेमिक। We can create dynamic applications in Java. Applets, which are this very small program of Java, is to be downloaded from the server and executed on the client system under the client's operating system, are dynamic. वो क्लाइंट के पीसी में जाके ही रन हो रहा है, तो वो डायनेमिक है, क्योंकि वो क्लाइंट के इनपुट के अनुसार, उसके इंटरेक्शन के अनुसार रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है। दैट इज़ अनलाइक अ म्यूज़िक वीडियो और एन इमेज। जैसे कि उसको हम कंपेयर करें अगर किसी म्यूज़िक या वीडियो से, कि जो क्लाइंट के मशीन में डाउनलोड होते हैं और प्री डिफाइन होते हैं, मतलब कि सर्वर से जो गाना भेजा है वही गाना वहाँ पे प्ले होगा, तो वो डायनेमिक नहीं है, वो स्टैटिक है। इट कैन चेंज, एप्लेट कैन चेंज इट्स बिहेवियर ऑन यूजर्स इनपुट। मतलब कि आपने क्लाइंट को एक लिस्ट प्रोवाइड किया या तो एक ऑप्शन प्रोवाइड किया है सेट कलर, अब उसमें आपने रेड, ग्रीन, ब्लू ऐसे रेडियो बटन्स उसको दिए हैं, तो अगर क्लाइंट रेड पे क्लिक करता है तो वो मतलब कि हमने अगर ऐसा कोड लिखा है कि एप्लेट का बैकग्राउंड रेड हो जाए तो वो रेड हो जाएगा, ब्लू पे क्लिक करे तो ब्लू हो जाएगा, तो वो डायनेमिक है, वो क्लाइंट के पीसी में डायनेमिक एग्जीक्यूशन कर रहा है। एडिशनली इट ऑल्सो सपोर्ट्स इवेंट हैंडलिंग। मैंने जो अभी आपको एग्जाम्पल दिया रेड, ग्रीन, ब्लू, इसका मतलब क्या हुआ, क्लाइंट जब क्लिक करता है तब कलर चेंज होता है, तो क्लाइंट जब इंटरेक्ट करता है अपने प्रोग्राम से तो एक इवेंट जनरेट होती है। और एप्लेट में वो क्षमता है कि ऐसे डेवलपर हम ऐसा एप्लेट बना सकते हैं कि जिसमें क्लाइंट के इंटरेक्शन को हैंडल किया जाए और उसके अनुसार रिस्पॉन्स दिया जाए। इस तरह के प्रोग्रामिंग को क्या कहते हैं हम, इवेंट हैंडलिंग, कि क्लाइंट कुछ करता है तब हम उसको रिस्पॉन्स देते हैं। इस तरह का जो प्रोग्रामिंग होता है उसको कहते हैं इवेंट हैंडलिंग या फिर इवेंट प्रोग्रामिंग, इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स ये थे जावा के सभी बज़वर्ड्स। ओके, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ जावा, या फिर लिस्ट एंड एक्सप्लेन द बज़वर्ड्स ऑफ जावा। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है व्हाई जावा इज सो पॉपुलर। अब देखो बज़वर्ड्स अगर आपसे पूछे जाते हैं या फिर फीचर्स पूछे जाते हैं तो आप ये सब समझा सकते हो डिपेंडिंग ऑन दी मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। कितने मार्क में पूछा गया है उतना आपको कंटेंट लिखना है। 2 मार्क में, 3 मार्क में, 4 मार्क में पूछा है तो केवल लिस्ट करके आपको 1 लाइन में ही समझाना है। लेकिन अगर आपको 7 मार्क में जीटीयू का जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है, मतलब कि स्ट्रक्चर है, वो ऐसा है कि उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो 7 मार्क के होते हैं, 7 मार्क। फिर कई बार ऐसा होता है कि 7 मार्क के क्वेश्चन में आपको ए बी दिया है, ए और बी, जिसमें 2 सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक 4 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का। इस तरह का बहुत बार होता है। लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो 7 मार्क के होते हैं, तो 7 मार्क में अगर ये पूछा है तो आपको पूरा डीपली समझाना पड़ेगा। अब देखो वाई जावा इस पॉपुलर की बात करें, वो फेमस क्यों है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए अगर, तो वो 2-3 मार्क में होगा। अगर 7 मार्क्स में है तो ये सभी आपको समझाने हैं, पॉपुलैरिटी के हिसाब से भी ये सभी आपको समझाने हैं अगर 7 मार्क में पूछा गया है तो। लेकिन 2-3 मार्क में पूछा है तो केवल आपको वो आर्किटेक्चर न्यूट्रल है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और पोर्टेबल है, वो समझाना है अगर 2-3 मार्क में पूछा है तो। ओके, तो यहाँ पे हैज़ एनीबडी एनी डाउट इन दिस बज़वर्ड्स ऑफ जावा? किसी को कोई डाउट फ्रेंड्स?
नो सर। आप अगर कुछ शेयर करना चाहते हो, बताना चाहते हो तो वो भी बता सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। ओके, सो शेल आई प्रोसीड, आगे बढ़े? यस सर। सर जावा का पेपर स्टाइल मिलेगा? मिलेगा ना, सबका मिलेगा। पेपर स्टाइल आपको जीटीयू का चाहिए ना? हेलो हेलो, यस सर। हाँ। आपको हाँ सर। जीटीयू का आपको पेपर स्टाइल चाहिए ना? हाँ सर। आपको मिल जाएगा, इसकी आप चिंता मत करो, आज सबके मेल पे वो हाँ सर। आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें ज़्यादा सोचने की और वो मतलब कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक सब्जेक्ट का जो पेपर स्टाइल होता है ना जीटीयू में, वो सेम ही रहता है। ओके, मैं आपको वो बताऊंगा एक दिन, आपको मैं वो भी बता दूंगा, समझा भी दूंगा पूरा, भेजूंगा तो सही मैं आपको पूरा वो स्टाइल, लेकिन मैं आपको वो समझाऊंगा भी, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब देखो हम थोड़ा अपना अभी प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कि ये जो अभी तक हमने बातें की वो ठीक है, मतलब कि सही है, अच्छा है, हमने बहुत सारा मतलब कि डिस्कशन किया जावा के बारे में, लेकिन प्रैक्टिकली भी अब मतलब कि वो कैसे ये सब करता है और उसमें क्या क्या ऐसा है ये भी हमें देखना पड़ेगा। और शुरू में ही आप में से किसी ने मुझे आंसर दिया था कि जावा इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो वो बात भी सही है, हमने पढ़ा भी है कि जावा इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो यहाँ पे थोड़ी बात की है 1970s की। क्या कहा है कि 1970s में स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग was a famous way to write programs. It was able to write complex programs fairly easy. ये सी लैंग्वेज जो है, सी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो जावा से पहले सी प्लस प्लस लैंग्वेज थी, वो फेमस थी। सी प्लस प्लस से पहले सी लैंग्वेज थी, वो फेमस थी। लेकिन जो सी लैंग्वेज है उसका जो प्रकार है उसको हम कह सकते हैं इट इज़ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। वो 1970s में फेमस थी और ऐसा भी पॉसिबल था कि सी लैंग्वेज में हम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम भी लिख सकते थे। बट हाउएवर विथ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग once a project reach a certain size, its complexity increases than what a programmer can manage. अब देखो सी मतलब कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम प्रोग्रामिंग करते हैं और अगर वो प्रोग्राम थोड़ा मतलब कि बड़ा होता है तो क्या होता था कि एक हद से आगे बढ़ने के बाद उसको मैनेज करना थोड़ा हार्ड रहता था, क्योंकि उसमें सभी चीज़ें इंडिपेंडेंटली और पूरा डेटा मतलब कि पूरा डेटा पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी ऐसा घूमता रहता था। ऐसा था स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम अ न्यू वे ऑफ प्रोग्रामिंग वॉज इन्वेंटेड। तो डेटा कहीं भी होता है, उसको ऑपरेट मतलब कि उसका यूज़ कहीं भी हो सकता है पूरे प्रोग्राम में, फंक्शंस कहीं पे भी होते हैं, इस तरह का प्रोग्रामिंग। अब देखो बहुत ही बड़ा प्रोग्राम जब बन जाता है तो उसको मैनेज करना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि वेरिएबल्स को शुरू में डिक्लेयर किया होता है, कहाँ पे कौन सा वेरिएबल कब चेंज किया है, कहीं पे भी कुछ भी मतलब चेंज हो सकता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है या फिर हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो वो बहुत ही कठिन हो जाता है इस तरह के प्रोग्रामिंग में, जिसको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन लाया गया और एक नया ही अप्रोच इन्वेंट किया गया जिसे कहा गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें क्या किया कि डेटा की जिसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करनी है और उस डेटा को जहाँ पे यूज़ करना है, मतलब कि फंक्शंस, उन दोनों को एकजुट करके एक चीज़ बनाई गई जिसको कहा क्लास। ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया गया
ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो मैकेनिज़्म है वो ऐसा है कि उसमें क्लास बनाते हैं और क्लास के अंदर डेटा और उस डेटा को ऑपरेट करने वाले फंक्शंस को एक साथ रखा जाता है। इस तरह से क्लास की रचना की जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। It took the best ideas of structured programming and combined them with several new concepts. The result was a different way of organizing a program. ये जो एक नया सिलसिला शुरू हुआ प्रोग्रामिंग का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसने क्या किया कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की जो अच्छी चीज़ें थी, अच्छी बात थी, उनको ही लेकर उसमें कुछ नया जोड़ा और नई प्रोग्रामिंग तकनीक का इन्वेंशन किया, which is object oriented programming. It is a programming methodology that helps organize complex programs through the use of inheritance, encapsulation and polymorphism. ये डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी है कि ये एक ऐसी सोच है, ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है कि जो इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ करके, पॉलीमॉर्फिज्म को यूज़ करके प्रोग्राम बनाता है। All Java programs are at least some extent object oriented. जावा का हर एक प्रोग्राम उसमें क्लास तो होने ही वाला है, तो वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। बिकॉज ऑफ उप्स इम्पोर्टेंस टू जावा, इट इज़ यूजफुल टू अंडरस्टैंड इन अ जनरल वे उप्स बेसिक प्रिंसिपल्स। अब देखो, जैसा कि हम जावा को यूज़ करने जा रहे हैं, जावा को पढ़ने जा रहे हैं, और यहाँ पे बताया गया कि जावा उप्स पे आधारित है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो बेसिक फंडाज है वो हमें पता होने चाहिए, हमें वो भी जान लेने चाहिए, क्योंकि हम जावा में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका यूज़ करने ही वाले हैं। तो हमें ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो ये जो उसके मुख्य कहे हम या फिर प्रिंसिपल्स जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, वो है एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। तो एनकैप्सुलेशन जो है वो एक्चुअली इट इज़ अ वर्ड विच इज़ फॉर्म फ्रॉम अनदर वर्ड कैप्सूल। आपने वो कैप्सूल शब्द सुना होगा, जब हम बीमार पड़ते हैं तो कैप्सूल हमें दी जाती है, मतलब कि दवाई दी जाती है। तो कैप्सूल जो है वो एक ऐसी दवाई है कि जिसमें जो दवा होती है, मतलब कि जो मेडिसिन होती है जो हमें असर करेगी, वो एक पाउडर के फॉर्म में होती है और उस पाउडर को एक कैप्सूल के अंदर रखा जाता है। तो वो जो कैप्सूल होता है एक्चुअली कवर, वो एनकैप्सुलेट करता है पाउडर को, जो मेडिसिन है, फिर हम उसको खा जाते हैं। तो इस तरह का मैकेनिज़्म, मतलब कि इस तरह की सोच यहाँ पे रखी गई कि भाई डेटा, मेडिसिन मतलब कि जो चीज़ है, एक्चुअल चीज़ जिसका काम है, यहाँ पे वो डेटा है, वहाँ पे वो मेडिसिन थी, यहाँ पे वो डेटा है। डेटा को एक आवरण के अंदर रखा जाता है, कैप्सूल के अंदर रखा जाता है, और डेटा के साथ ही उस डेटा पे जो फंक्शनिंग करेंगे ऐसे फंक्शंस को भी साथ में रखा जाता है। इस तरह का एक कैप्सूल बनाया जाता है। तो ये जो मैकेनिज़्म है, ये जो प्रिंसिपल है, उसको क्या नाम दिया गया? एनकैप्सुलेशन। इट इज़ wrapping up of data and its functions in a single unit called class। डेटा और फंक्शंस को एकजुट करना क्लास के अंदर, यह है एनकैप्सुलेशन। इट इज़ अ प्रोग्रामिंग मैकेनिज्म दैट बाइंड्स टुगेदर कोड एंड द डेटा इट मैनिपुलेट्स एंड दैट कीप्स बोथ सेफ। देखो, सेफ रखने की भी बात आ गई, उसको कवर किया गया है तो बाहर की दुनिया से वो सेफ हो जाएगा। आपका जो डेटा और फंक्शन है वो एक बाउंड्री के अंदर कवर करके रखा है कैप्सूल के अंदर, तो जो बाहर की चीज़ें हैं वो डायरेक्टली उसको एक्सेस भी नहीं कर पाएगी। हम डायरेक्टली चाहे तो अगर पाउडर को हम एक्सेस नहीं कर सकते, जो मेडिसिन का पाउडर है उसको। फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेरेंस एंड मिसयूज। व्हेन कोड एंड डेटा आर लिंक्ड टुगेदर इन दिस फैशन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो इस तरह से जब हम डेटा और फंक्शंस को एकजुट करते हैं और क्लास की रचना करते हैं, तो उस क्लास से आगे जाके उसके बहुत सारे वेरिएबल्स बन सकते हैं जिसको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। मैंने आगे भी आपको ऑब्जेक्ट का एग्जांपल दिया था। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम हमें डेवलप करना है, तो पहले हम एक क्लास बनाएंगे स्टूडेंट,
फिर जितने भी स्टूडेंट्स का हमें रिकॉर्ड मतलब कि डेटा स्टोर करना है या यूज़ करना है, हर एक स्टूडेंट के लिए हम एक एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट क्लास का। तो पहले क्लास बनना ज़रूरी है, फिर उस क्लास के ऊपर से चाहे उतने ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं। ये उसकी दूसरी डेफिनेशन है। द रैपिंग अप, मैंने जो आपको बताया शुरू में, रैपिंग अप ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स, या फिर इस मेथड्स को कुछ लोग मेंबर फंक्शंस भी कहते हैं क्योंकि वो क्लास के अंदर आए हुए हैं फंक्शंस। डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स इन ए सिंगल यूनिट कॉल्ड क्लास इज नोन एज डेटा एनकैप्सुलेशन। इट इज़ द एबिलिटी टू यूनिट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एंड मेथड्स इन ए सिंगल यूनिट। और ये जो हम करते हैं एनकैप्सुलेशन जो करता है वो क्या है, एक प्रकार की कुशलता है जिसके द्वारा डेटा और फंक्शंस को एकजुट किया जाता है। प्राइवेट एंड पब्लिक डेटा। अब देखो, जब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया और उसमें जब ये क्लास रखा गया, क्लास की रचना की गई, तो क्लास के अंदर जो डेटा है उसको भी दो प्रकार से डिफाइन करने का सोचा गया कि प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट मतलब ऐसा डेटा कि जो क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं है, और कुछ डेटा ऐसा भी हो सकता है कि जिसको क्लास के बाहर भी एक्सेसिबल रहने देना है, तो उसके लिए पब्लिक रखा गया। ये दोनों ही एक्सेस मॉडिफायर है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में होते हैं। कोड और द डेटा और बोथ में बी प्राइवेट और प्राइवेट टू दैट ऑब्जेक्ट और पब्लिक। प्राइवेट कोड और डेटा इज नोन टू एंड एक्सेसिबल बाय ओनली अनदर पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो, हमने सपोज कि एक क्लास बनाया स्टूडेंट क्लास। ओके, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड स्टोर करने हैं। अब मान लो कि ये पेन जो है, पेन, वो पेन हमने एक डेटा मेंबर के हिसाब से डिफाइन किया। तो पेन जो हमने डिफाइन किया स्टूडेंट के अंदर, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी रखी, प्राइवेट एट्रीब्यूट रखा। तो आगे जाके जब ऑब्जेक्ट्स बनेंगे स्टूडेंट क्लास के, तो हर एक ऑब्जेक्ट के पास एक प्रॉपर्टी होगी पेन। लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट की पेन प्रॉपर्टी वो ऑब्जेक्ट खुद ही यूज़ कर सकता है। मेरी पेन मैं यूज़ कर सकता हूँ, आपकी पेन आप यूज़ कर सकते हो। ये बात अलग है कि हम शेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन कहा क्या जाएगा कि ये मेरी पेन है और मैं ही उसे एक्सेस कर पाऊँगा। तो ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई या फिर प्राइवेट डेटा हो गया। व्हेन कोड और डेटा इज पब्लिक, other parts of our program can access it even though it is defined within an object। अब देखो, कुछ डेटा ऐसा भी होगा कि जो हम ऑब्जेक्ट के बाहर भी एक्सेस करने देना चाहेंगे, तो उसको हम पब्लिक रख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट का जो पब्लिक डेटा होगा वो ऑब्जेक्ट के बाहर भी एक्सेस हो सकता है। क्लास, तो देखो मैंने अभी आपको बताया था कि पहले हम एक क्लास की रचना करते हैं। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। जावाज बेसिक यूनिट ऑफ एनकैप्सुलेशन इज द क्लास। तो ये जो एनकैप्सुलेशन हम करते हैं, रैपिंग करते हैं डेटा और फंक्शंस का, वो होता है क्लास के अंदर की जो बेसिक यूनिट है आपके प्रोग्राम का। अ क्लास डिफाइंस द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट स्पेसिफाइज बोथ data and the code that will operate on that data. Class is essentially a set of plans that specify how to build an object. क्या है क्लास? एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा यूनिट है जिसके अंदर हम वेरिएबल्स भी डिफाइन करते हैं और फंक्शंस भी डिफाइन करते हैं। और ये क्लास से ही पता चलता है कि इस ऑब्जेक्ट में क्या होगा। ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि क्लास को बनाने के बाद उस तरह का मैकेनिज्म आपको यूज़ करना है, तो आप क्लास के अनुरूप ऑब्जेक्ट डिफाइन करोगे। जैसे कि मैंने स्टूडेंट क्लास बनाया है, स्टूडेंट क्लास मैंने एक बना लिया सपोज, तो अगर अब आगे जाके मुझे उसका यूज़ करना है तो मैं उसके वेरिएबल्स बनाऊंगा इस तरह से। स्टूडेंट क्लास है कि जो एक टाइप बन गई, डेटा टाइप जिसे आप कह सकते हो, और ये तीनों जो है वो क्या है, वेरिएबल्स। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दिस आर दी ऑब्जेक्ट्स। अभी के लिए हम इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। ओके, S1, S2, S3 आर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे S1 है वो रिप्रेजेंट कर सकता है एक स्टूडेंट को। जैसे कि मान लो कि चिराग कोई स्टूडेंट है तो उसका डेटा S1 में आ सकता है,
S2 में सपोज कि दूसरा कोई स्टूडेंट है तो उसका डेटा आ सकता है, S3 में तीसरा कोई स्टूडेंट है तो उसका डेटा आ सकता है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स और उसके लिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स। मेंबर्स, द कोड एंड डेटा दैट कंस्टिट्यूट अ क्लास आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ दैट क्लास। अब देखो यहाँ पे बहुत बार मेंबर शब्द का मैंने उपयोग किया, मेंबर फंक्शंस भी बताया, डेटा मेंबर्स भी बताया। तो ये मेंबर्स है क्या, तो कि क्लास के अंदर जो कुछ भी है उसको, मतलब कि वेरिएबल्स और फंक्शंस, उसको हम क्लास के मेंबर्स कहेंगे। डेटा डिफाइंड बाय द क्लास आर रिफर्ड टू एज मेंबर वेरिएबल्स और इंस्टेंस वेरिएबल्स। क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उसको डेटा मेंबर्स या इंस्टेंस मेंबर्स भी कहा जाता है। द कोड दैट ऑपरेट्स ऑन दैट डेटा इज रिफर्ड टू एज मेंबर मेथड्स और जस्ट मेथड्स। अब क्लास के अंदर इन वेरिएबल्स को, इन डेटा मेंबर्स को जिस जगह पे यूज़ किया है, उन फंक्शंस को हम कहेंगे मेंबर फंक्शंस या मेथड्स। ओके, और अब जो नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट फीचर जो है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म जो शब्द है एक्चुअली वो एक ग्रीक शब्द के ऊपर से लिया गया है। ग्रीक भाषा का शब्द है पॉली। पॉली का मतलब है कि बहुत सारे अस्तित्व या फिर बहुत सारे अलग अलग फॉर्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब बहुत सारे वर्जन्स या बहुत सारे फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म एक मैकेनिज्म, एक फीचर है, एक मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म तो दो तीन है जिसके द्वारा हम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म का एक ये कॉन्सेप्ट रखा गया कि एक ही प्रकार का कोड अलग अलग समय पे अलग अलग आउटपुट जनरेट करे। कोड एक ही प्रकार का, एक ही स्टेटमेंट, सेम टू सेम स्टेटमेंट में जनरेट डिफरेंट रिजल्ट्स एट डिफरेंट टाइम। तो देखने में वो एक ही लगता है लेकिन उसके बहुत सारे अलग अलग स्वरूप है। तो इस प्रकार का जो हम कोड इंप्लीमेंट करते हैं उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स मल्टीपल फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी टू हैव अ सिंगल नेम हैविंग मल्टीपल फॉर्म्स। एक ही नाम लेकिन स्वरूप अलग अलग, इसको क्या कहेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म। अगर हमारे क्लास में दो स्टूडेंट है जिनका नाम सेम है तो उसको भी पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हैं। नाम है कि लेकिन स्वरूप अलग अलग है। There are different types of polymorphism generally in programming. It is achieved by method overloading and method overriding. अब हम प्रोग्रामिंग के नज़रिए से बात करें तो प्रोग्रामिंग में हम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हैं मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग के द्वारा। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं यहाँ पे कि भाई मेरे पास एक शो नेम की मेथड है, शो, या फिर चलो शो नहीं बट मेरे पास एक ड्रॉ नेम की मेथड है, ड्रॉ। अब सपोज कि मैं ड्रॉ मेथड को कॉल करता हूँ शेप के ऑब्जेक्ट के द्वारा। ओके, ये जो ड्रॉ मेथड है वो शेप क्लास के अंदर मैंने डिफाइन की है। अब शेप क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एस। अब मैं कॉल करता हूँ एस डॉट ड्रॉ, और पर्दे के पीछे क्या है पता है? मेरे पास और भी क्लासेस है। जैसे कि शेप की बात करें तो मेरे पास रेक्टेंगल क्लास है, मेरे पास सर्कल क्लास है, ओके, कि जो शेप क्लास के सब क्लास है। तो इस एस के अंदर अगर रेक्टेंगल क्लास का रेफरेंस है तो ये लाइन रेक्टेंगल ड्रॉ करेगी। इस एस के अंदर अगर सर्कल क्लास का रेफरेंस है तो यही लाइन सर्कल को ड्रॉ करेगी। तो कहने का मतलब एक ही लाइन है लेकिन वो आउटपुट अलग अलग जनरेट कर रही है। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म। दिस लाइन रिफ्लेक्ट्स, ये वाली नीचे वाली लाइन एस डॉट ड्रॉ रिफ्लेक्ट्स पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया गया है। सपोज कि मेरे पास एक ड्राइव नाम की मेथड है कि जो व्हीकल क्लास के अंदर मैंने डिफाइन की है। कहाँ पे? व्हीकल क्लास के अंदर। और उस व्हीकल क्लास के बहुत सारे सब क्लास है, बाइसिकल, स्कूटर, कार, तीनों ही अलग अलग प्रकार के व्हीकल है। अब सपोज कि मैं बाइसिकल के द्वारा भी व्हीकल कॉल कर सकता हूँ, स्कूटर के द्वारा भी व्हीकल कॉल स्कूटर के द्वारा भी मैं ड्राइव मेथड को कॉल कर सकता हूँ, बाइसिकल के द्वारा भी ड्राइव मेथड कॉल कर सकता हूँ और कार के द्वारा भी ड्राइव मेथड कॉल कर सकता हूँ। नाम एक ही है लेकिन अगर कार के द्वारा हम ड्राइव को कॉल करें तो वो ड्राइविंग होगा कार का,
उसका अलग ही मैकेनिज्म है कार को ड्राइव करने का, उसमें बैठ के हम आराम से स्टीयरिंग के द्वारा ड्राइविंग करते हैं। अब स्कूटर की बात करें तो उसकी जो ड्राइव मेथड है वो भी अलग होगी, उसमें हाथ में गियर होंगे, वो हमें मैनिपुलेट करने होंगे चलाते वक्त। और साइकिल की बात करें तो बाइसिकल का ऑब्जेक्ट है और उसके द्वारा ड्राइव मेथड कॉल होती है, तो उसमें क्या होगा, साइकिल ड्राइव होगी, लेकिन साइकिल को ड्राइव करने के लिए पेडल लगाने पड़ते हैं। When drive method is used with the object of bicycle, the code for riding bicycle will be executed. When drive used for with object of scooter, mechanism of riding scooter will be executed. Similarly, also same thing is also true for the car. Here this example, the method drive is common. तीनों ही केस में जो मेथड है उसका नाम सेम है, ड्राइव, बट द इम्प्लीमेंटेशन डिफर्स। बाइसिकल के अंदर जो ड्राइव मेथड होगी उसका कोडिंग अलग होगा, उसमें पेडल लगाने पड़ते हैं। कार के अंदर जो ड्राइव मेथड होगी उसका कोडिंग भी अलग होगा। तो कहने का मतलब नाम एक ही है लेकिन उसके स्वरूप अलग अलग है, और इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, इट इज पॉलीमॉर्फिज्म। फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन हम यहाँ तक सीमित रखेंगे, और इफ़ एनीबडी हैज़ एनी डाउट यू कैन